जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, जिसमें कैसे ओरियो मकबूल अब पाकिस्तान के नेताओं पे भड़क पड़ा और कैसे अब पूरी पाकिस्तान की सियासत अब में उथल पुथल मच चुकी है। कहीं ना कहीं आज ओरियो मकबूल ने पाकिस्तान के सियासी नेताओं और इमरान खान के बारे में जो सच्चाई उजागर की है, और कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान के जो अब नई हुकूमत और सत्ता पक्ष के नेता है उनको कैसे कोस रहा है, क्योंकि इसकी चाटुकारिता इतनी भयंकर तरीके से सामने आ रही है कि ये कुछ न कुछ अपने लिए पाकिस्तान में चाहता है, और पाकिस्तान की आवाम का जो हक हकूक है उसकी आवाज़ ना उठा के सिर्फ और सिर्फ ये पर्सनल अटैक पे लगे रहते हैं। तो आज पाकिस्तान के नेताओं की दयनीय स्थिति और पाकिस्तान की आवाम की जो निचले स्तर, जीवन स्तर की निचली स्थिति है, उसके लिए कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है, जबकि सिर्फ और सिर्फ गद्दी, सत्ता और राजनीति की ही बातें होती रहती है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों ऑप्शंस हैं। खान साहब रोजाना आवाम को मोबिलाइज कर रहे हैं, लेकिन एक बात को तस्लीम कर चुके हैं कि जनाब उनकी उस वक्त तैयारी नहीं थी। लेकिन जब भी हम अपने प्रोग्राम्स में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा को बुलाते थे, पूछते थे कि आप लोगों की तैयारी है, बड़ा जल्दी उन्होंने लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया, तो वो कहते थे कि हमें तो आधा घंटे का टाइम दें, हम आधे घंटे के दौरान तैयारी मुकम्मल कर लेंगे। लेकिन खान साहब जैसे ही इस्लामाबाद पहुंचे, तमाम रुकावटों को दूर करके उन्होंने इस बात को तस्लीम कर लिया कि उनकी तैयारी नहीं थी। क्या उन्होंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि रियासती मशीनरी को इस कदर इस्तेमाल किया जाएगा? और अब आने वाले वक्तों में खान साहब सुप्रीम कोर्ट भी जा रहे हैं, खान साहब क्या पार्लियामेंट वापस जा सकते हैं, और खान साहब के पास कितने ऑप्शंस मौजूद हैं, इस पर मजीद बात करेंगे। और ये हमारे साथ मौजूद हैं। और साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर अभी सुनी होगी आपने तकरीर खान साहब की, आज फिर उन्होंने ये बात बोली है कि हम इसको तस्लीम नहीं करेंगे, इस हुकूमत को तस्लीम नहीं करेंगे। आपको लग रहा है 6 दिन में से 3 दिन तो गालिबन गुजर चुके हैं, 3 दिन बाद क्या वो डेट देंगे, या फिर आपको लग रहा है कि दोबारा डी चौक की तरफ रवाना होंगे पूरी तैयारी के साथ? मेरे ख्याल है इमरान खान साहब आएंगे और उनका प्लान भी शुरू दिन से यही था, क्योंकि जो मेरी पहली उनसे ईद के अगले दिन मुलाकात हुई थी, उसमें दादा होता था कि वो एक टेम्पो लेके जाएंगे और फिर उसके बाद वहां तक ले जाके फिर वो आगे उसके बाद धरना नहीं देंगे, बल्कि पूरे मुल्क के अंदर पूरा एक साथ मुख्तलिफ शहरों में अपना करेंगे, अपना जुलूस जलसे करेंगे, और फिर एक हफ्ते के बाद फिर वहां आ जाएंगे। उसके बाद फिर अगर ना माना गया तो फिर उसमें जुलूस हफ्ता करेंगे। तो ये तो गवर्नमेंट को बौखला दी वाली बात है ना, कि हुकूमती मशीनरी जो है ना, अगर पूरे मुल्क के अंदर जलसे से जुलूस शुरू हो जाए तो हुकूमती मशीनरी इस काबिल नहीं। कल भी तो खत्म हो गई थी ना। देखिए सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जिस वक्त फौज के हवाले कर दी जाती है अंडर आर्टिकल 245, तो इसका मतलब ये होता है कि आप नाकाम हो गए। यानी आपकी जो पूरी स्ट्रेंथ है 4 लाख लोगों की, जिसमें रेंजर्स भी हैं, पुलिस भी हैं, बाकी सारी चीजें, वो इस काबिल नहीं रहे कि अब आप जो है लोगों को हैंडल कर सके, और इसलिए आप शहर जो है फौज के हवाले कर देते हैं 245 के तहत। ये तो नहीं, बल्कि CRPC के कुछ दफात है उनके तहत मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी हवाले कर देता है। तो बुनियादी तौर पर कल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो अपने तौर पर एक किस्म की नाकाम हो गई है। अगर वो कामयाब होती तो इतना कुछ उन्होंने किया है, और उसके बाद उससे होता है कि इस्लामाबाद में सन्नाटा तारी होता, और मेरा ख्याल है आएंगे दोबारा। लेकिन ये खान साहब तो इस बात को बार कि जनाब कोई डील नहीं हुई, क्योंकि तासुर दिया जा रहा था कि उनकी डील हो गई है। उन्होंने बरमला इस बात का प्रेस कॉन्फ्रेंस में इजहार किया कि किसी किस्म की कोई डील नहीं हुई है। लेकिन इतलात होती हैं सबके पास, आपके पास भी शायद ये इतला होगी कि वो समरी एक जो असेंबली तोड़ने के हवाले से है, उस पर सिग्नेचर करा लिए गए थे, या ये अफवाह फैलाई गई या कंफ्यूजन के लिए, क्योंकि फेक न्यूज भी बहुत ज्यादा होती है। आपके पास क्या इतला इस हवाले से? देखें, एक बात यह है कि तैयारी का अंदाजा तो अब हुआ है। यानी हमें भी नहीं अंदाजा था कि ये जो क्लास है, बर्गर क्लास जिसको हम कहते हैं, वो इतनी आंसू गैस बर्दाश्त कर लेगी, इतनी पुलिस के डंडे बर्दाश्त कर लेगी, इतना लोगों को निकालते यहाँ तक आ जाएगी। ये पाकिस्तान में एक और तीसरी या चौथी पार्टी पैदा हुई है जिसका स्ट्रीट पावर आ गई। यानी आप अंदाजा करें, जमात इस्लामी के पास स्ट्रीट पावर एक जमाने के अंदर, नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन के पास स्ट्रीट पावर होती थी, किसी हद तक MKM की भी थी जब शुरू में, बाद में तो फिर बहुत तरह की उनकी पावर हो गई थी। लेकिन अब ये जो क्लास है जिसके अंदर बच्चे भी थे, औरतें भी थे, इन्होंने मार खाई है। और मेरा नहीं ख्याल, मेरी अपनी जिंदगी में, इंसानी जिंदगी में इतने कंटिन्यूसली
मतलब आंसू गैस होती थी, हम भी आंसू गैस अपना करते रहे, लेकिन कुछ देर के लिए की, फिर फासला हो गया, फिर दोबारा की, 2 घंटे में करते। लेकिन जो रेगुलर आंसू गैस फेंकी जाती है वो बहुत कम होती है। फिर सबसे बड़ी बात ये होती है कि जिस वक्त हुकूमत जो है वो कंटेनर्स लगाती है तो उनकी पहली नाकामी होती है, यानी उनके पास इतनी नफरी नहीं है कि वो लोगों को कंट्रोल कर सके। अच्छा, कंटेनर का मतलब ये होता है कि आप लोगों को एक खास जगह जमा होने से रोक रहे हैं। इसका मतलब यह है कि आपके उन लोगों की स्ट्रेंथ आपकी कुव्वत से ज्यादा है, आपकी अहलियत से ज्यादा है। तो ये तो पहले शिकस्त होती है, जब वो लोग पहुंच जाए तो ये दूसरी शिकस्त होती है। अच्छा, जब वो लोग अपनी बात मनवा लें तो दूसरी शिकस्त होती है। तो 2 बात तो नहीं मनवा सके, लेकिन मैं ये नहीं कहता कौन सी हुकूमत हो, जो भी हुकूमत होगी, जो ये 2 चीजों की शिकस्त आ जाए, तीसरी शिकस्त ठीक है, लेकिन की शर्त को खत्म करना है, ईवीएम के तहत इलेक्शंस नहीं होने, ये तो उन्होंने करा लिए, लेकिन इसके साथ साथ एक मुश्किल फैसला लेना था और वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा था। ये भी इन्होंने मुश्किल फैसला ले लिया और जनाब 30 रुपए इजाफा कर दिया। आपको लगता है कि ये लोग अर्ली इलेक्शंस की बात करें? भी खान साहब खिताब कर रहे थे, उन्होंने वो 3 दिन की 6 दिन वाली अल्टीमेटम वाली बात तो नहीं की। देखिए, जितनी देर भी ज्यादा लेके जाएंगे उतनी देर इनके लिए अपने लिए मसाइल बनेंगे, क्योंकि बुनियादी तौर पर एबिलिटी जो है ना पाकिस्तान के अंदर, वो किसी के पास नहीं है इकोनॉमिक प्लानिंग की। आज तक कभी किसी ने, कभी वर्ल्ड बैंक ने, IMF ने ये नहीं कहा था पेट्रोल की कितने बढ़ाओ सब्सिडी दो। वो कहते ये हैं कि अपना रेवेन्यू इंक्रीज कर लो, रेवेन्यू इंक्रीज करो, बेशक 10 लोगों को सब्सिडी देते हो। अब रेवेन्यू इंक्रीज ये कर नहीं सकते, इसलिए कि ये कैसे करेंगे? इनका तो बेसिकली पावर बेस वही है ताजर। अब ताजर को टैक्स कैसे लगाएंगे? इनका पावर बेस है एग्रीकल्चर, जिम्मेदार को टैक्स कैसे लगाएंगे? इनका पावर बेस है प्रॉपर्टी डीलर, जहां 10-10 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट जो है प्लॉट के अंदर है। तो अगर आपको बाकी करना है तो आप सब्सिडी के बगैर भी चल सकते थे, लेकिन इकोनॉमिकली ये मुश्किल है। अब इनको आइंदा लगाना पड़ेगा और लगाना पड़ेगा, तो और गालियां खाएंगे। तो जितनी देर रहेंगे उतनी देर, अभी तो भी मजीद पड़ेगा। उसने इमरान खान को वादे थे, ये थे, वो थे, सत्य लोग मानेंगे नहीं। आपको लोगों ने देख लिया है गुज़श्ता तकरीबन 40 दिन के अंदर, 30 साल का तजर्बा 40 दिन में फेल हो गया, कुछ भी नहीं कर सका। तो असल मसला यह है कि मुझे नहीं लगता कि एक एग्रीमेंट, मुझे पता है कि तकरीबन उन्होंने बीच में शाह खान साहब को इंश्योरेंस भी करवाई थी, उससे पहले भी करवाई थी, लेकिन खान साहब कहते हैं कि मानते नहीं। लेकिन एक बहुत ही आम शख्सियत के बीच में पढ़ के ये बात कराई, समरी बात नहीं है, जवान की बात थी। और ठीक है, लेकिन जो आप जिक्र कर रहे हैं ना, ये जो शामुद कुरैशी साहब ही ये कह रहे थे कि जनाब किसी से अगर डील करनी है, किसी से डील हो रही है तो भाई हमें कॉन्फिडेंस में ले लीजिएगा। ऐसा नहीं है कि हमें आप कॉन्फिडेंस में ले लें, हमसे तो कोई बात नहीं है। खान साहब इस डील को फिलहाल तो खुद तस्लीम कर नहीं रहे कि जनाब कोई डील हुई है, अभी वो कह रहे हैं कि जनाब मैं दोबारा आऊंगा। आपको क्या लगता है जो ये 6 दिन का मामला है तो काफी कैलकुलेटेड है, और ये क्या 6 दिन के अंदर अनाउंस करेंगे? क्योंकि ये 6 दिन की बात उस साथ हो रही थी जब उन्होंने अनाउंस किया था, अब तो इसकी कोई बात ही नहीं कर रहा है। मेरा ख्याल है डील तो कोई, उनका तो मुतालबा है ना कि आप एक इलेक्शन करवा दें। अब उनका मुतालबा पूरा हो गया हुआ है कि नैब खत्म हो गया, पाकिस्तान में करप्शन जो है वो एक नॉर्म ऑफ द बिजनेस हो गई है। दुनिया में किसी जगह एक जॉइंट करप्ट लोगों की, जिसे कहते हैं ना, मुतालबे के ऊपर नैब को खत्म नहीं किया गया, इस तरह के इदारे को खत्म नहीं किया गया। यानी ब्यूरोक्रेट कहते हैं कि हमें काम नहीं करने देते, ताजर कहते हैं हमें काम नहीं करने देते। क्या काम नहीं करने देते? आपको सारी जिंदगी गुजारी है, मैं काम नहीं किया, इसी ब्यूरोक्रेसी ने गुजारी है। और मैं जिसे कहते हैं टॉप लेवल की ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा था, ठीक है। कैसे काम नहीं होता? वो त्याग काम नहीं कर सकते, वो तो उन्होंने कर लिया। वो तो इलेक्शन में तरमीम करनी थी, वो भी उन्होंने कर ली। अब क्या पीछे रह गया? उनका मुतालबा खत्म हो गया, खान साहब का मुतालबा रह गया। उनको भी पता है कि 4 महीने और गुजार गए तो फिर भूल जाएंगे लोग खान का भी इस मुल्क में बरसे। लोग कहेंगे कि ये जो लेकिन आपको लगता है खान साहब को अब जो मशवरे दिए जा रहे हैं वो कुछ बेहतर मशवरे हैं? खान साहब को कहा था कि आप स्ट्रीट पावर का मुजाहरा करें, वो स्ट्रीट पावर पर यकीन भी रखते हैं, 2014 में भी उन्होंने धरना दिया, लेकिन अब वो आस्ते आस्ते इंस्टीट्यूशन इदारे जो होते हैं ना उनकी तरफ जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं कि मैं जाके पूछूंगा कि भाई हमें एहतजाज का हक है या नहीं है। हो सकता है पार्लियामेंट में वापसी का भी ऐलान कर दें। इसके अलावा भी दीगर चीजें, वो ऑप्शंस जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो इंस्टीट्यूशंस की तरफ आने की बात कर रहे हैं। देखिए, आप गुफ्तगू पे ना जाए ना, आप देखें कि धरने में आप धरना नहीं रोक सके ना। आप कहते हैं 20,000 बंदा था, आप 20,000 बंदे को रोकने के लिए आपको फौज बुलानी पड़ेगी।
20,000 बंदे को रोकने के लिए आपको 82 करोड़ रुपया खर्च करना पड़ गया। 82। 20,000 बंदे को रोकने के लिए आपको पाकिस्तान का हर शहर बंद करना पड़ गया। सही है। 20,000 तो आप तो नाकाम है, और फिर भी नहीं रोक पाए। जो गवर्नमेंट 245 के या देखिए आप सोचे 245 जो है वो बड़ी मुश्किल से बुलाया जाता है, फौज बुलाई जाती है।